हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक है साथियों, आज जो है हम अपनी क्लास जो संस्कृत डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो चल रही थी वो किसी कारणवश जो 1-2 दिन नहीं हो पाई, वो आज अभी आपकी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। आप जुड़ जाइए हमारे साथ, बढ़िया तरीके से अपनी क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको बढ़िया तरीके से करना है। देखेंगे साथियों, ये लास्ट हमारी यूनिट है और आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो भी आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में चीज़ें पूछी जाती हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से करवाई गई हैं। इतना कर लेते हैं तो पूरा का पूरा पेपर आप यहाँ से बढ़िया कर पाएंगे। और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बस उतना ही लाया गया, बहुत ज़्यादा फालतू का कंटेंट नहीं ऐड किया गया है। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। जैसे साथियों बात करते हैं, ये जो हमारी यूनिट है 15 मिनट परक वाक्यों का सस्वर वाचन, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सस्वर वाचन होता क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं कि सस्वर वाचन क्या है। तो सस्वर वाचन जब स्वर के सहित हम तेज आवाज़ में पढ़ते हैं तो उसे सस्वर वाचन कहा जाता है। पाठ पढ़ाते समय सबसे पहले शिक्षक को स्वतंत्र एवं सस्वर वाचन करना चाहिए। सही बात है, जब हम पाठ पढ़ाते हैं तो सस्वर वाचन करना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों से वाचन करवाना चाहिए। जब पहले हम टीचर करेंगे फिर उसके बाद बच्चे करेंगे, साथ साथ करेंगे। फिर सस्वर वाचन ऐसा होना चाहिए कि श्रोता प्रभावित हो जाए। सस्वर वाचन ऐसा होना चाहिए कि श्रोता क्या है, थोड़ा प्रभावित हो। एक अच्छे सस्वर वाचन की विशेषताएं क्या होती हैं ये आपको बस देख लेना है, बहुत ज़्यादा यहाँ से मतलब सेम क्वेश्चन नहीं बनने हैं, लेकिन आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए चैप्टर क्या है। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण इसकी विशेषताएं हैं। प्रत्येक धुन को मधुरता से बोलना, शब्दों के बीच उचित बल विराम कहाँ पे आरोह अवरोह चीज़ों को समझना। इससे विद्यार्थियों के संकोच और अभिव्यक्ति की झिझक दूर होती है। आगे अगर साथियों बात करें वाचन का अर्थ क्या होता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 कौशल जो बताए गए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उन 4 कौशल की अगर बात करें तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं। ये चारों विकसित होते तभी भाषा अधिगम पूर्ण माना जाता है। जब बच्चे सारी चीज़ें सीख जाएं तभी माना जाता है कि बच्चों ने अधिगम कर लिया है। वाणी, कथन या शब्द वचन के 2 प्रकार होते हैं, संकुचित रूप से और व्यापक रूप से। लिखे या छपे शब्द को केवल पढ़ना ये संकुचित रूप होता है, और ध्वनि प्रतीकों और शब्दों को समझकर अर्थ सहित पढ़ना ये क्या व्यापक रूप होता है। जब बच्चा पढ़ रहा है उसके ध्वनि, अर्थ, सारी चीज़ों को समझ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यापक होता है। व्यक्तिगत, हाँ, फिर वंदना के रूप पूछे जाते हैं। ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि वंदना के रूप जो पूछे जाते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें साथियों सबसे पहले व्यक्तिगत वंदना होती है और एक सामूहिक होती है। यह वंदना एक व्यक्ति द्वारा की जाती है क्योंकि व्यक्तिगत है। इसका उद्देश्य होता है आत्म शांति, प्रभु के प्रति श्रद्धा। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाके प्रेयर करते हैं, स्कूल जाके नहीं, वो सामूहिक हो जाता है। मतलब अपने घर में बैठ के पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो वो क्या होती है, व्यक्तिगत वंदना होती है। इसे स्वकेंद्रित वंदना के नाम से भी जाना जाता है। सुबह घर की प्रभु की पूजा करना, परीक्षा से पहले प्रभु के एकांत में प्रार्थना करना। फिर साथियों सामूहिक वंदना क्या है, ग्रुप प्रेयर। सामूहिक वंदना का अर्थ है कई व्यक्ति मिलकर एक साथ करें। इसमें सीधे यही आ जाता है कि विद्यालय में जो प्रेयर होती है वो सामूहिक वंदना होती है, सभी के स्कूल में प्रेयर होती है। फिर साथियों बात करते हैं श्लोकों तथा नीति परक वाक्यों का अर्थ और ज्ञान। इसमें वो रखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, आपके एग्ज़ाम में वो यहाँ पे रखे गए हैं और आपको बढ़िया तरीके से करने हैं। कह रहा है पहला श्लोक, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ध्यान से समझिएगा, काक चेष्टा, काक होता है कौवा, चेष्टा मतलब प्रयत्न, वको ध्यानम, वक मतलब बगुला, बगुले के समान ध्यान, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा तथैव च, स्वान जो होता है वो कुत्ता होता है, उसके तरह नींद होनी चाहिए, कुत्ते की नींद होनी चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। इसे बोलते हैं कि वो कितना भी गहरी नींद सो रहा तुरंत उठ जाता है जैसे उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, कम भोजन करने वाला अल्पाहारी होता है। और अगर ये लक्षण हैं, ये 5 लक्षण विद्यार्थियों में होने चाहिए। यही कह रहा है, देख लेते हैं। कौवे जैसा प्रयत्न, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम भोजन करने और घर से दूर रहने वाला, हाँ, गृह त्यागी मतलब घर से दूर रहकर रहने वाला, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं।
अगला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो वृद्ध लोग, बड़े लोग होते हैं, उनकी सेवा करने से, उनको नमस्कार करने से, उनको प्रणाम करने से हमारे 4 गुणों में वृद्धि होती है। वो कौन कौन से होते हैं? आयुर्विद्या, यश और बल। फिर है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमयाति याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततः पुरुषो हता। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट सा है, बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल फेवरेट। क्या कह रहा है? वृत्तम यत्नेन संरच, हमें अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, हमें अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है? वित्तम याति याति चा, धन आता है और चला जाता है। भाई पैसे हैं, रुके थोड़ी रहते हैं, धन आया गया, सब समय के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। लेकिन चरित्र अगर एक बार नष्ट हो गया तो मनुष्य का सब कुछ चला जाता है, मनुष्य के पास कुछ नहीं रह जाता और वो सब कुछ खो देता है। देख लेते हैं सर, मनुष्य को चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ खो देता है मनुष्य। धन नष्ट होने से कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु चरित्र नष्ट होने से व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाता है, स्वयं को नष्ट कर लेता है। इसलिए हमें अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। ठीक है, देव देवा। ये श्लोक जो है क्या कह रहा है? त्वमेव माता च पिता तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। त्वमेव बंधु च सखा, तुम ही बंधु या भाई हो, तुम ही बंधु मित्र हो, तुम ही विद्या हो, त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रविणम मतलब धन होता है, तुम ही धन हो, धान्य हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, मतलब हे प्रभु, हे ईश्वर, आप ही हमारे सब कुछ हैं। ठीक है साथियों। फिर क्या कह रहा है? नीतिपरक श्लोकों का जो यहाँ पे लाए गए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कैसे भी करके इतना तैयार जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको खुद पता चलेगा आप एग्जाम में कितना बढ़िया कर पाते हैं। कह रहा है काल एव करोति बलाबलम। काल का मतलब होता है समय, और समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। समय की बात होती है कि कौन सबल है, मतलब बल किसके पास है, और कौन निर्बल है, जो थोड़ा असहाय है। फिर क्या कह रहा है? विद्या धर्मेण शोभते, जो विद्या की शोभा है वो धर्म से होती है। ये बात आपको ऐसे याद रखनी, पूछा जाता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काल एव करोति बलाबलम। परोपकाराय फलंति वृक्षः। परोपकाराय मतलब दूसरों की भलाई करने के लिए जो वृक्ष होते हैं वो फल देते हैं। क्या? वो दूसरों की भलाई के लिए वृक्ष देते हैं। जो पेड़ पौधे हैं स्वयं अपने फलों का उपभोग नहीं करते। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः। आलस्यम मतलब जो आलस होता है मनुष्याणाम, मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु। आलस ही मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो मनुष्य के अंदर ही स्थित होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही विनय गुण की प्राप्ति होती है। ये भी बहुत पूछा जाता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन जो है, विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। फिर साथियों देख लेते हैं कि इस चैप्टर से बस यही पूछा जाता है, जो संख्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 20 तक की गिनतियां आपकी उसमें पूछी जाती हैं जो आपको करनी है। ये एक कहा, इसको क्या लिखेंगे? एक कहा, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, 4 होता है, ये होता है 5 होता है, ये होता है 6, ये होता है 7, 8 को बोलते हैं 8, 9 को बोलते हैं 9,
10 को बोलते हैं दश, और 11 को बोलते हैं एकादश। 11 को एकादश बोला जाता है। 12 को ये द्वादश बोलते हैं। 13 को त्रयोदश बोलते हैं। त्रयोदश बोलते हैं। इसको चतुर्दश बोलते हैं। इसको चतुर्दश बोलते हैं। इसको पंचदश बोलते हैं। इसको पंचदश बोलते हैं। 16 को इसको षोडश बोलते हैं। और ये 17 को बोलते हैं सप्तदश। सप्तदश। और 18 को बोलते हैं अष्टादश। अष्टदश नहीं होता है साथियों, अष्टादश होता है यहाँ पे। और 19 को बोलते हैं एकोनविंशति। एकोनविंशति। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकोनविंशति ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊनविंशति भी बोलते हैं इसको। ये होता है विंशति, मतलब 20। ये विंशति होता है। तो ठीक है साथियों, इसमें बस आपको जो इस यूनिट में था वो बस इतना ही था। इस चैप्टर में बस यही पूछा जाता है 1 से 20 तक की जो गिनतियाँ हैं वो पूछ ली जाती हैं। अगर सारी पूछी जाती हैं तो 2 नंबर में मतलब लघुत्तरीय में आता है। 25 नंबर का पेपर होता है, आपको पता है संस्कृत का। और वैसे अगर MCQ या अतिलघु में पूछता है तो कोई 2 गिनतियाँ दे देता है, उनको संस्कृत में लिखिए। MCQ में 1 दे देता है, जो कि अभी तक ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। वो 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एकोनविंशति, वो आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो क्लासेस देख सकते हैं, और इससे आपका सारा जो DLED का प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस है बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया गया है। और बिल्कुल देखना ना भूलें। धन्यवाद।